आज हम लोग डे थर्ड में पढ़ेंगे इंस्टेंस क्या होता है। तो हमने जो लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहला क्लास में बताया था कि वर्चुअल मशीन, राइट। तो वर्चुअल मशीन के अंदर वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं क्लाउड के बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है। जैसे हम फ्रंट एंड पे अगर कोई भी क्लाउड, पब्लिक क्लाउड लेते हैं, चाहे AWS हो चाहे गूगल हो, कोई भी क्लाउड हो, तो उसके बैकग्राउंड में हम क्या यूज करते हैं? वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं, राइट। बैकग्राउंड में वर्चुअलाइजेशन यूज कर, जैसे मैंने AWS के अंदर अभी AWS स्टडी कर रहे हैं, तो AWS के अंदर कंसोल ओपन करते हैं, AWS कंसोल, और यहाँ पे कोई मशीन क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये वर्चुअल मशीन कहीं न कहीं फिजिकल डेटा सेंटर पे अवेलेबिलिटी होता है, राइट। तो ये वर्चुअल मशीन आज हम लोग देखेंगे वर्चुअल मशीन होता क्या है, राइट। तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ, फर्स्ट क्लास में वर्चुअलाइजेशन कैसे बताया था मैंने। जब एक सपोज डेट एक फिजिकल मशीन है, ये फिजिकल मशीन कोई भी सर्वर हो सकता है, चाहे डेल का सर्वर हो, HP का सर्वर हो, या लिनोवो का सर्वर हो, राइट। इस सर्वर के ऊपर सबसे पहला कंपोनेंट होता है नेटवर्किंग, उसके ऊपर कंपोनेंट होता है स्टोरेज, उसके ऊपर CPU, इसके ऊपर रैम, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये सारे कंपोनेंट को रिसोर्स बोलते हैं, राइट। तो अगर मैं फिजिकल मशीन की बात करूँ, तो फिजिकल मशीन के अंदर ये सारे कंपोनेंट और रिसोर्सेस अवेलेबल होता है, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, राइट। इसी को मैं वर्चुअलाइजेशन में बात करूँ, तो वर्चुअलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम क्या करते हैं? वर्चुअलाइज, इस वाले सारे रिसोर्स को हम वर्चुअलाइज कर देते हैं। तो ये इंस्टेंस टाइप मतलब जो कंप्यूटर वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, कितने टाइप का वर्चुअल मशीन अवेलेबल होता है AWS के अंदर? AWS के अंदर कितने तरह की वर्चुअल मशीन अवेलेबल होता है? तो इंस्टेंस टाइप की बात करें, तो इंस्टेंस टाइप में हमें क्या हो जाता है? चार पांच तरह की इंस्टेंस टाइप आपको मिलेगा। एक होता है जनरल पर्पस का, दूसरा कंप्यूट ऑप्टिमाइज का, तीसरा स्टोरेज ऑप्टिमाइज, और चौथा मेमोरी ऑप्टिमाइज, पांचवा एक्लेरेटिव ऑप्टिमाइज का। ये पांच तरह की आपको इंस्टेंस मिलेगा। इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस इज नथिंग जस्ट लाइक अ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होता है? फिजिकल, जस्ट लाइक अ फिजिकल मशीन। फिजिकल मशीन क्या होता है? फिजिकल मशीन जस्ट लाइक एक लैपटॉप। लैपटॉप क्या हो गया? एक फिजिकल मशीन हो गया, ठीक है। और इस सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप अगर मैं क्लाउड के थ्रू हम यूज करेंगे, सेम काइंड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैपटॉप, उसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये पांच तरह का इंस्टेंस टाइप होता है जो AWS अभी रिसेंटली प्रोवाइड करता है। इससे पहले 7 टाइप का था, ठीक है, लेकिन उसमें अपग्रेडेशन हुआ, अभी 5 टाइप का बताया गया है, ठीक है। तो ये इंस्टेंस टाइप होता है। अब ये पहला होता है जनरल पर्पस, जो मेरा इंस्टेंस है, जो मेरा वर्चुअल मशीन क्रिएट का होगा, राइट। सपोज दैट कि मैं अभी एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, VMware, या AWS के केस में नीट्रो सिस्टम यूज करते हैं। नीट्रो सिस्टम्स ये क्या करता है? AWS को वर्चुअलाइजेशन करने के लिए। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं? और डे 1 के क्लास में अवेलेबल है, ठीक है। नीट्रो सिस्टम हम यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के लिए, राइट। जैसे मैंने अभी लास्ट क्लास में, लास्ट फर्स्ट डे 1 में बताया था कि VMware यूज करते हैं, VMware यूज किया था वर्चुअलाइजेशन को समझाने के लिए। लेकिन AWS के केस में नीट्रो हाइपरवाइजर होता है, जो यूज होता है वर्चुअलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज कोई कंपोनेंट हो सकता है, हो सकता है वो नेटवर्क होगा, स्टोरेज होगा, CPU होगा, मेमोरी होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो रिसोर्सेज। बस OS लेवल का वर्चुअलाइजेशन आगे क्या होता है बताएंगे, फिलहाल मैं कंपोनेंट लेवल का वर्चुअलाइजेशन बता रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे नीट्रो सिस्टम्स वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज किया AWS के केस में, इसमें क्या करता है AWS नीट्रो? सपोज डेट कि ये मेरा फिजिकल मशीन है, फिजिकल मशीन का क्या है? अगर मान लो कि रैम है फिजिकल मशीन के अंदर 16 GB का रैम है, 16 GB का रैम। अब ये 16 GB को रैम को
यूज करके ये नीट्रो वर्चुअलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या करना है, चार मशीन वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा। ठीक है। तो चार मशीन अगर रिक्वायरमेंट है तो चार मशीन या तीन मशीन क्रिएट करेगा। अब मेरे केस में तीन मशीन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो सपोज डेट कि एक को दे दिया 8 GB का मेमोरी, दूसरे को दे दिया 2 GB का मेमोरी, और तीसरे को दे दिया 2 GB का मेमोरी। तो ये क्या किया, इस मेमोरी को वर्चुअलाइज कर दिया। वर्चुअलाइज मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और तीन वर्चुअल मशीन के लिए। ये कौन किया, नेट्रो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर किया। हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर होता है, सेम काइंड्स ऑफ नेट्रो हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर है जो AWS के अंदर वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज करता है। अब ये एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस कहलाता है। ये काम बैकएंड के अंदर होता है। ये काम बैकएंड में फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर होता है काम। देखो, जिसके पास विंडोज मशीन है ना, उसको क्या करना है, पुट्टी गूगल क्रोम पे जाना है, पुट्टी डाउनलोड करना है। ठीक है, पुट्टी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड पुट्टी है, फर्स्ट साइट के फर्स्ट कंसोल पे मिलेगा डाउनलोड पुट्टी। यहाँ पे ओपन करना है। उसके बाद देखो, MSI विंडो इंस्टॉलर, जिसके पास विंडोज है वो क्या कर सकता है, पुट्टी इंस्टॉल कर सकता है। तो यहाँ से पुट्टी का डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, पुट्टी एक बार डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, अब AWS का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं इंस्टेंस देख लेते हैं। EC2 पे जाएंगे। यहाँ पे देखो इंस्टेंस है, इंस्टेंस पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में इंस्टेंसेस का मेन्यू है, इस पे क्लिक करना है इंस्टेंस। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस करेंगे तो इसमें इंस्टेंस का नेम देंगे, जो वर्चुअल मशीन बनाएंगे उसका नेम देंगे। तो नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे दिया हुआ भी है एग्जाम्पल में, जैसे माई वेब सर्वर। राइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ DB सर्वर, डेटाबेस सर्वर। ये नाम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कंपनी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जिस प्रोडक्ट के लिए आप सर्वर क्रिएट करते हो उसका नाम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज दैट कि डेटाबेस सर्वर बनाना है तो डेटाबेस सर्वर DB सर्वर लिख दिया, या SQL सर्वर बनाना है SQL सर्वर लिख लिया, या वेब सर्वर क्रिएट करना है तो वेब सर्वर यहाँ पे नेम नेम डाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इमेज टेम्पलेट से हम इमेज उठाते हैं। इमेज मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करना चाहते हो उसका टेम्पलेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। फिलहाल AWS के अंदर अमेजन लिनक्स, AWS का अमेजन का अपना लिनक्स है AWS का, वो बनाया हुआ मैक OS है। अगर मैक OS आप क्रिएट करना चाहते हो तो मैक OS क्रिएट कर सकते हैं। उबंटू लिनक्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उबंटू लिनक्स बना सकते हैं। अगर आप विंडोज मशीन क्रिएट कर विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडोज कर सकते हैं। लिनक्स इंस्टॉल करना रेड हैट करना है तो रेड हैट येसु से लिनक्स करना है तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, AWS लिनक्स जो वन टू लिनक्स है, आ, इसका AWS का, वो मैं लिनक्स क्रिएट कर रहा हूँ। राइट। ये OS टेम्पलेट है। ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोविजन करना है, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसको OS टेम्पलेट बोलते हैं या इमेज बोलते हैं। और इमेज का यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है। ये फ्री टायर में अवेलेबल है। जैसे अमेजन लिनक्स 2023 AMI फ्री टायर्स में अवेलेबल है। क्योंकि हमारा अकाउंट अभी फ्री टायर्स का है। ओके। तो इसलिए यहाँ पे फ्री टायर्स एलिजिबल यहाँ पे मिलेगा, एलिजिबिलिटी। राइट। अगर आप इस जहाँ पे फ्री टायर्स लिखा हुआ नहीं है, राइट, उसमें अगर आप चाहते हो ना एलिजिबल कर, जैसे यहाँ पे अमेजन लिनक्स टू LTS
लॉन्ग टर्म सपोर्ट विद द एसक्यूएल सर्वर 29 स्टैंडर्ड। अगर इस तरह इस वाली मशीन आपको चाहते हो, इसमें अमेजन लिनक्स भी मिले, उसके बाद एसक्यूएल सर्वर भी उसके ऊपर इंस्टॉल मिले स्टैंडर्ड एडिशन के साथ, तो आपको पेड सर्विस में जाना पड़ेगा। राइट। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। तो जो अभी हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, फ्री फ्री एलिजिबल जो भी है एलिजिबल, उसमें हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये इमेज है और इमेज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। राइट। उसके बाद जो इंस्टेंस टाइप कल मैंने बताया था, इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस टाइप क्या यूज कर सकते हैं, तो अभी मैंने जो फ्री फ्री एलिजिबल है, फ्री टायर का एलिजिबल है, तो उसमें T2 माइक्रो है। इसमें क्या हमें मिलता है, 1 vCPU वर्चुअल सीपीयू और 1 गीगाबिट का मेमोरी मिल लेता है। ठीक है। ये फ्री टायर से अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि अगर इससे ज़्यादा सीपीयू ले या मेमोरी ले, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज देना पड़ेगा। राइट। तो फ्री टायर्स वाला सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे की पेयर आपको जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग की पेयर है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज अभी अभी फर्स्ट टाइम है तो न्यू की पेयर क्रिएट करते हैं। की पेयर में नेम देते हैं डीबी की। मैंने कुछ नेम दे दिया, क्योंकि डीबी सर्वर बनाया तो डीबी के लिए की बनाया। ये की क्या करता है, जो अमेजन लिनक्स बनेगा उसको कनेक्टिविटी के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए हमें पासवर्ड की रिक्वायर्ड होती है। तो ये अमेजन के अभी बाद में बताओगे पासवर्ड भी, पासवर्ड कैसे सेट करते हैं ये लिनक्स मशीन के ऊपर। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्सेस करने, अमेजन मशीन जो क्रिएट होगा उसको एक्सेस करने के लिए हम की डाउनलोड करते हैं। ठीक है। की पीपीके में हम डाउनलोड करते हैं, पुट्टी के लिए पीपीके यूज करते हैं। पैम, डॉट पैम भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डॉट पैम डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पीपीके क्रिएट करना पड़ेगा। राइट। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन होता है कि पीपीके, तो डायरेक्ट पीपीके डाउनलोड कर लेते, क्रिएट की पेयर करते हैं। मेरा डीवी की के नाम से डाउनलोड हो गया। अब आते हैं नेटवर्किंग पार्ट पे। तो नेटवर्किंग में अभी बाय डिफॉल्ट जो वीपीसी क्रिएट है, नेटवर्क क्रिएट है, अभी डिफॉल्ट बीपीसी के अंदर लिया है। ठीक है। बीपीसी के अंदर एक फायरवॉल क्रिएट कर रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप जिसे कहते हैं। ठीक है। तो ये फायरवॉल न्यू क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, अभी न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वीएम के लिए। अगर आप चाहे तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले सकते हो अगर पहले से क्रिएटेड है तो। ठीक है। तो अभी अब मैंने न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो न्यू क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट में ट्रैफिक, जो फायरवॉल क्रिएट किया, फायरवॉल क्या करता है बेसिकली, जो ऑल ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई करता है। राइट। तो हमें जो एसएसएच ट्रैफिक है, चूंकि जब भी कोई मशीन क्रिएट करते हैं लिनक्स का, उसमें जो कनेक्टिविटी होता है क्लाइंट को सर्वर से कनेक्टिंग करने के लिए, हम एसएसएच यूज करते हैं लिनक्स सर्वर के लिए। ठीक है। इसको ट्रैफिक अलाउ कर दे, मतलब पोर्ट अलाउ कर दिया, ऑल पोर्ट अलाउ कर दिया एसएसएच। फिलहाल अभी मैं इस लेक्चर में सारे पोर्ट अलाउ कर रहा हूँ। राइट। उसके बाद जो मशीन मिलेगा, फ्री टायर एलिजिबल मशीन मिलेगा, उसमें जो डिफॉल्ट स्टोरेज जो हमें देगा, AWS देगा, वो है 8 GB का। राइट। ये GP3 एक वर्जन है, स्टोरेज वर्जन है, ये हम आगे देखेंगे GP3 स्टोरेज वर्जन क्या होता है। ठीक है। अभी फिलहाल देख रहे हैं कि 8 GB का हमें स्टोरेज मिलेगा जो फ्री टायर एलिजिबल में। ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, लॉन्च इंस्टेंस कर देना है, यहाँ राइट साइड में लॉन्च इंस्टेंस हो जाएगा। EBS वॉल्यूम हमें नहीं लेना है फिलहाल, कोई भी EBS वॉल्यूम नहीं लेना। नहीं नहीं, 8 GB का डिफॉल्ट है, 8 GB का रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस कर दिया। ये जब लॉन्च इंस्टेंस करेंगे तो यहाँ पे ना EC2 के अंदर, या जब नीचे जाएंगे
नीचे जाएंगे, यहाँ पे व्यू ऑल इंस्टेंस रहेगा, तो व्यू ऑल इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इंस्टेंसेस पे जाएंगे। रिफ्रेश करेंगे तो ये डीवी सर्वर करके, सॉरी ओबी सर्वर करके एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ। राइट। ये अभी इनिशियलाइजिंग स्टेट में है। राइट। इसको क्या होता है कि जो 2 मिनट टाइम लगता है, अप टू 2 मिनट टू अप द सर्वर अप एंड रनिंग। जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किया है लिनक्स सर्वर का, जिसका सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन है 8 GB का सॉरी 1 vCPU है, और 1 GB का मेमोरी है, और 8 GB का स्टोरेज डिवाइस है। राइट, स्टोरेज कनेक्टेड है। उसका अप एंड रनिंग टाइम, उस पे लिनक्स इंस्टॉलेशन तक, मतलब सर्वर अप होने तक का जो टाइम लगता है, अप टू 2 मिनट्स लगता है अमेजन के अंदर। यही सेम इंस्टेंस अगर गूगल क्लाउड में क्रिएट करेंगे तो उसमें अप टू 2 मिनट, 30 सेकेंड के अंदर वो अप करके, गूगल बोलता है कि 30 सेकेंड करके अप करके मैं दे देता हूँ, जबकि AWS के अंदर अप टू 2 मिनट्स लगता है। फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये अभी भी इनिशियलाइजेशन स्टेट में है। सेम लिनक्स मशीन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, नथिंग की पेयर। हम एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करते जो अभी डीबी की क्रिएट किया है, क्योंकि कुछ मिसिंग आ रहा है, तो एग्जिस्टिंग की सिलेक्ट करते और एग्जिस्टिंग ग्रुप भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप। अदरवाइज न्यू सिक्योरिटी ग्रुप कर लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस। यस। अभी यहाँ पे देखो, कुछ कंसोल का इशू था, इसलिए मैंने लॉग आउट किया, साइन आउट करके साइन इन किया दोबारा, तो फिर आ गए। राइट। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया। अभी इस इंस्टेंस को जो अमेजन लिनक्स है उसको एक्सेस कैसे करेंगे। राइट। तो एक्सेस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, पुट्टी ओपन करना है। सबसे पहले इसका पब्लिक आईपी लेंगे। ठीक है, तो पब्लिक आईपी के लिए इंस्टेंस पे गए और इंस्टेंस पे क्लिक किया। राइट। उसके बाद पब्लिक आईपी मिलेगा, पब्लिक आईपी कॉपी किया। फिर आ जाते हैं, पुटी ओपन करते हैं। आप लोग पुटी के डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, क्योंकि मेरा मैक है इसलिए मैं कमांड लाइन से ओपन करूंगा। तो टर्मिनल, ये पुटी ओपन हो गया। राइट। आप लोग के पास भी ऐसे ही पुटी ओपन होगा विंडोज सर्वर पे। मैं बता दिया कैसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह की पुटी आपके डेस्कटॉप पे आएगा। ठीक है। यहाँ पे जाके पहला सेशन पे जाएंगे। सेशन पे जाके आप पब्लिक आईपी जो आपने कॉपी किया है इसको पेस्ट करेंगे। तो ये पब्लिक आईपी मैं यहाँ पे लिया, कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पब्लिक आईपी यहाँ पे 65.122.065.0.122.118। ठीक है, पब्लिक आईपी यहाँ पे दे दिया। और पोर्ट नंबर 22, ये पोर्ट नंबर 22 रहेगा। राइट। तो वहाँ पे भी आप लोग के में भी पुट्टी जब ओपन करेंगे तो आईपी एड्रेस यहाँ पे देंगे। राइट। और पोर्ट नंबर 22 बाय डिफॉल्ट रहेगा। राइट। अगर 22 नहीं रहता है तो आप चेंज कर सकते हैं, 65.0.122.118। राइट। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे SSH पे आएंगे। SSH पे आने के बाद
एसएसएच को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे एक ऑथ करके एक ऑप्शन आएगा, ये ऑथ पे जाएंगे और ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद जो पीपी के आपने डाउनलोड किया है, अभी रिसेंटली जो डाउनलोड किया है पीपी के, बना जो पीपी के क्रिएट किया ड्यूरिंग द मशीन इंस्टॉलेशन, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट किया, तो जैसे मैंने अभी डीबी की बनाया है, डीबी की पेयर बनाया था, वो डीबी की को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ सर्टिफिकेट रिलेटेड कुछ मैसेज आएगा, उसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका लिनक्स का विंडो खुल गया। राइट, लिनक्स का विंडो खुल गया। अब यहाँ पे टाइप कीजिए, बाय डिफॉल्ट अमेजन लिनक्स का यूजर नेम जो होता है EC2 यूजर होता है, EC2 - यूजर। राइट, आप चाहे तो ये पुट्टी जो है CLI को, अमेजन का आप बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है अमेजन लिनक्स का EC2 यूजर। अगर उबंटू मशीन क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होगा, अगर AWS कंसोल के थ्रू, AWS के थ्रू आप सर्विस लेंगे उबंटू का, तो उबंटू का यूजर नेम उबंटू होता है। राइट, अभी यहाँ पे देखो EC2 यूजर आ गया, ओपन हो गया, लॉगिन हो गया। यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता है। राइट, अगर इसको आप रूट यूजर में देखना चाहते हो, रूट यूजर के अंदर जाना चाहते हो, तो सूडो रूट SU, सूडो SU करेंगे तो आप रूट यूजर पे आ गए। राइट, तो इस तरह से हम लिनक्स मशीन हम क्रिएट करते हैं AWS कंसोल के थ्रू। दूसरा मशीन मैंने दूसरा क्रिएट किया है, सेम लिनक्स मशीन। अब यहाँ पे देखना है स्टेटस 2x2। अगर स्टेटस चेक 2x2 है तो मतलब क्या है कि इसका जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किया, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, ये अप एंड रनिंग है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर ये 2x2 या इनिशियलाइजिंग स्टेट में रहेगा या पेंडिंग स्टेट में रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ 2x2, तो आप समझ जाइए कि जो मशीन आपने इंस्टेंस क्रिएट किया है वो अभी अप एंड रनिंग नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया लिनक्स का। आप सेम काइंड्स ऑफ आप विंडोज मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज मशीन क्रिएट कर सकते हैं अमेजन लिनक्स, अमेजन वेबसाइट, अमेजन कंसोल के थ्रू। राइट, तो AWS में विंडोज मशीन कैसे क्रिएट करते हैं तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। अगेन यहाँ पे नेम देंगे, जो मशीन क्रिएट कर या जिस पर्पस के लिए क्रिएट करना है मशीन, तो उसका नेम यहाँ पे सर्वर नेम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता विंडोज सर्वर। मैं अभी विंडोज मशीन क्रिएट कर रहा हूँ तो विंडोज सर्वर नाम डाल दिया। अगर मैं टेस्ट के लिए तो टेस्ट दे दिया यहाँ पे। राइट, अब यहाँ पे ऑप्शन है कि कौन सा इमेज आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। राइट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेलेक्ट किया। उसके बाद देखो, सेम इमेज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 बेस एडिशन। राइट, तो ये बेस एडिशन आप सेलेक्ट करना चाहिए जो फ्री टायर एलिजिबल है। अगर आपको दूसरा मशीन क्रिएट करना है, दूसरा मशीन लेना है, तो जो यहाँ पे जैसे अभी मैं सपोज डेट कि आपको चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 22 मिले जो एसक्यूएल सर्वर के साथ हो, और वर्जन वो एसक्यूएल सर्वर का वर्जन 2022 इंटरप्राइज एडिशन चलता हो। राइट, तो ये आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है, ये आपको पेड करना पड़ेगा। तो इस सर्वर, इस तरह की सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए क्लाउड से, AWS क्लाउड से, तो आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो फ्री सर्वर यूज कर रहे हैं, बेस वाला। राइट, यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, बेस एंड कोर। विंडोज सर्वर भी CLI के थ्रू आप एक्सेस करते हैं। जो विंडोज सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका दो बेस है, दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दो टाइप्स का, एक GUI बेस, एक CLI बेस। जहाँ पे कोर होता है वो CLI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जस्ट लाइक लिनक्स जैसा काम करता है, वैसे ही लिनक्स विंडोज भी काम करेगा। और दूसरा होता है बेस। राइट,
ये अभी चेंज हो गया। इससे पहले था डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। जब डेस्कटॉप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब क्या, वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जहाँ पे CLI होगा या कोर था, तो वहाँ पे CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिलहाल मैं ये ले लेता हूँ, विंडोज सर्वर 2022 बेस एडिशन। ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन आपको इमेज, जो आपने इमेज सेलेक्ट किया उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ भी है डिस्क्रिप्शन। राइट। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी जो है विंडोज सर्वर के लिए, वो भी T2 माइक्रो के अंदर है। ध्यान में रखना, गूगल क्लाउड के अंदर विंडोज सर्वर फ्री में क्रिएट नहीं कर सकते, वहां पे चार्जेस देना पड़ेगा। बट अमेजन के अंदर, AWS के अंदर विंडोज सर्वर फ्री टायर में एलिजिबल है अभी तक का। आगे गूगल पेड फ्री करे वो दूसरी बात है, लेकिन अभी तक का गूगल के अंदर, अगर GCP के अंदर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर अगर AWS क्रिएट करेंगे तो वो पेड में अवेलेबल है, फ्री सर्विस नहीं है। यहाँ पे फ्री टायर एलिजिबल मिल रहा है। यहाँ पे जो हार्डवेयर आपको अमेजन दे रहा है, जो फ्री टायर का एलिजिबिलिटी है, उसमें 1 vCPU रैम, vCPU प्रोसेसर और 1 GB मेमोरी। ठीक है, ये मिल रहा है यहाँ पे। क्रिएट की पेयर, अब चूंकि मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो विंडोज के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको की डाउन पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है विंडोज लॉगिन के लिए। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे की पेयर डाउनलोड करें। की पेयर में या पैम में, जो भी डाउनलोडिंग होगा पैम में करें, की पेयर पैम में डाउनलोड करें या क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पे डाल देता विंड की, विंडोज की 1 के नाम से मैंने डाल दिया। ठीक है, ये RSA ही सेलेक्ट रखना है। ठीक है, यहाँ पे पैम सेलेक्ट करना है और क्रिएट की पेयर करना है। राइट। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, आप चाहे तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर ले, लेकिन अभी फिलहाल टेस्टिंग है तो न्यू सिक्योरिटी ग्रुप कर रहा हूँ और इनेबल ऑल टेस्टिंग कर रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा, जब विंडोज सर्वर यूज एक्सेस करते हैं ना, ओवर द इंटरनेट फ्रॉम द क्लाउड, तो हमें क्या यूज करते हैं, RDP यूज करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। राइट। लेकिन जब लिनक्स यूज करते हैं तो SSH यूज करते हैं। जब अगर आपका सर्वर कोई दूसरे लोकेशन में है और उस लोकेशन से आप, पहले आप जहाँ पे बैठे हुए फर्स्ट लोकेशन से आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो प्रोटोकॉल यूज होता है विंडोज सर्वर के लिए, RDP यूज होता है। और लिनक्स सर्वर के लिए SSH यूज करते हैं। क्योंकि मैं विंडोज सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे RDP यूज हो रहा है। राइट, इसलिए अलाउ ऑल ट्रैफिक का RDP ट्रैफिक, तो मैंने यहाँ पे ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दिया फॉर RDP के लिए। अब स्टोरेज की बात करें तो 30 GB रिक्वायर्ड होता है विंडोज सर्वर के लिए। इनिशियली 30 GB रिक्वायर्ड होता है विंडोज सर्वर के लिए। राइट। अब ये 30 GB रिक्वायर्ड होता है, तो अब इसे 31 GB या 35 GB या 50 GB करेंगे तो ये चार्जेबल होगा। राइट। तो जो फ्री टायर में एलिजिबल है 30 GB का, तो मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ 30 GB का, और लॉन्च इंस्टेंस इंस्टेंस करता हूँ। चूंकि ये मैं विंडोज सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लेगा चेक करने के लिए, मशीन को अप एंड रनिंग होने में। रिफ्रेश करते हैं, अभी पेंडिंग स्टेट में। सिक्योरिटी स्टेटस चेक अभी कुछ भी नहीं है, इनिशियलाइज भी नहीं हुआ। अगेन चेक करते हैं, तो अभी ये पेंडिंग स्टेट में। अब ये इनिशियलाइजेशन हो गया। देखो, इंस्टेंस रनिंग हो गया, बट स्टेटस, मतलब अभी बूटिंग प्रोसेस में है। राइट, अभी बूटिंग प्रोसेस में है, अभी प्रॉपर ये अप एंड रनिंग नहीं हुआ। मशीन तो स्टार्ट हो गया,
लेकिन अप एंड रनिंग नहीं हुआ, अभी बूटिंग प्रोसेस में है, इसलिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजिंग आ रहा है। अब एक बार ये स्टेटस चेक 2x2 आ गया, तो ये समझ लीजिए कि जो ये मेरा जो ये सर्वर है, जो इंस्टेंस क्रिएट किया, ये अप एंड रनिंग है, राइट। तो इस पे क्लिक करेंगे, जब इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करेंगे, कहीं पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके विंडोज सर्वर पे क्लिक कर दीजिए। इसका पब्लिक आईपी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पब्लिक आईपी लेंगे, या नहीं नहीं सॉरी, इसमें क्या करना है कि यहाँ राइट साइड में देखो कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, राइट। इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हमें आरडीपी क्लाइंट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जब हम लिनक्स यूज किए तो याद है कि अभी पुट्टी हमने डाउनलोड किया था क्लाइंट लिनक्स मशीन को यूज करने के लिए फ्रॉम द वेब सर्वर, सॉरी, एडब्ल्यूएस कंसोल। एडब्ल्यूएस से क्लाउड से एडब्ल्यूएस क्लाउड से लिनक्स सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हमने पुट्टी यूज किया था। सेम काइंड्स ऑफ अगर विंडोज सर्वर यूज करना है तो विंडोज सर्वर के लिए हम आरडीपी क्लाइंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे आरडीपी क्लाइंट लेंगे और आरडीपी क्लाइंट क्लाइंट डाउनलोड करेंगे यहाँ पे। तो डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, गेट पासवर्ड, एक पासवर्ड जनरेट करना है। क्योंकि वहाँ पे लिनक्स जब हम यूज कर रहे थे तो पीपी के बनाया था फाइल। पीपी के क्या करता है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर। तो यहाँ पे विंडोज के लिए हम पासवर्ड जनरेट करेंगे, गेट पासवर्ड करेंगे। उसके बाद जो आपने की फाइल डाउनलोड किया है, ठीक है, जो की पेयर क्रिएट किया, वो की पेयर को यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे विंडोज की मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल में दिया हुआ है, की पेयर एसोसिएटेड विद दिस इंस्टेंस, यहाँ पे हिंट भी दे दिया है, राइट। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस की पेयर बनाया आपने, ठीक है, आप यहाँ पे अपलोड कीजिए की पेयर। डाउनलोड में गया विंडोज, ठीक है, अपलोड फाइल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, जनरेट डिक्रिप्ट पासवर्ड करेंगे, डिक्रिप्ट पासवर्ड क्लिक क्लिक करेंगे, तो ये एक पासवर्ड जनरेट करके हमें दे देगा, राइट। ये पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। देखो पब्लिक डीएनएस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, EC2.EC2-130.123 राइट। यही मशीन आपको मिलेगा वहाँ पे, सेम मशीन मिलेगा। आप जो क्रिएट किया इंस्टेंस, तो मैंने ये पासवर्ड इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके आप सेव कर लो कहीं नोटपैड में, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, जो आपने डाउनलोड किया है आरडीपी क्लाइंट, वो आरडीपी क्लाइंट पे जाएंगे, आरडीपी क्लाइंट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे AWS के EC2 पे गए तो यहाँ पे तीन मशीन मैंने क्रिएट किया, एक OBS सर्वर का, एक DB सर्वर जो दोनों अमेजन लिनक्स का है, और एक है विंडोज सर्वर का। आप ये मशीन तो क्रिएट कर लिया, राइट। अब इस मशीन को टर्मिनेट कैसे करेंगे, शट डाउन कैसे करेंगे, तो मशीन को सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड में। उसके बाद इंस्टेंस स्टेट पे जाएंगे, इंस्टेंस स्टेट पे, यहाँ पे स्टॉप इंस्टेंस, रिबूट इंस्टेंस और टर्मिनेट इंस्टेंस का ऑप्शन आएगा। ये तीनों क्या होता है कि जब स्टॉप इंस्टेंस करेंगे ना, तो ये मशीन एज इट इज स्टॉप हो जाएगा, राइट। स्टॉप हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट का आएगा, ये मशीन टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि जब अगर मशीन को बंद करना है, राइट, तो आप स्टॉप इंस्टेंस कर देंगे, राइट। तो ये स्टॉप इंस्टेंस में आ जाएगा। अगर दूसरा मशीन करते हैं टर्मिनेट, अगर शट डाउन करना है मशीन को, शट डाउन करना है तो आप टर्मिनेट करेंगे, राइट।
स्टॉप और टर्मिनेट में दोनों में डिफरेंस होगा कि अगर आप टर्मिनेट करते तो मशीन परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब स्टॉप इंस्टेंस करते हैं तो मशीन क्या करेगा, स्टॉप स्टेट में आ जाएगा। अगर फिर उसको रीस्टार्ट करके यूज कर सकते हैं। जब टर्मिनेट करेंगे तो मशीन टर्मिनेट मतलब शट डाउन हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। राइट। रिबूट इंस्टेंस का क्या मतलब हो गया कि जो मशीन जब अगर आप अ, जैसे अभी इंस्टेंस रनिंग है और इसको रिबूट करना चाहते हैं, दोबारा रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये मशीन को यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन आएगा तो रिबूट कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, डीबी सर्वर को रिबूट किया मतलब रिस्टार्ट किया, तो ये डीबी सर्वर रिस्टार्ट हो गया, यहाँ लिखा हुआ सक्सेसफुली रिबूटेड। राइट। ये मशीन क्या चला गया, रिबूट होने में चला गया, अभी आया नहीं, आ जाएगा। जब मशीन को बंद करना है, टर्मिनेट करना है, शट डाउन करना है, तो यहाँ पे एक्शन में जाके इंस्टेंस स्टेट में जाके टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे टर्मिनेट, ये दोनों मशीन टर्मिनेट कर दिया, सॉरी। बट एक मशीन स्टॉप स्टेट में है अभी। मैं चेक कर लेता हूँ, ये मशीन स्टॉप स्टेट में है। ये दोनों तो शट डाउन हो गया। ठीक है, शट डाउन मतलब डिलीट हो गया, मशीन बंद होकर डिलीट हो जाएगा। बट ये स्टॉप स्टेट में, तो इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट इंस्टेंस। तो जैसे ही मेरा जिस स्टेट में था इंस्टेंस, उस स्टेट में अप अप एंड रनिंग मिल जाएगा। बट जब हम टर्मिनेट करेंगे तो हमेशा परमानेंटली ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं AWS क्लाउड पे। जो हम इंस्टेंस क्रिएट किया था AWS के अंदर, AWS क्लाउड पे, लिनक्स इंस्टेंस हो, विंडोज इंस्टेंस हो। ठीक है। तो इसका जो परचेजिंग ऑप्शन जो है, इंस्टेंस का परचेजिंग ऑप्शन, ये चार तरीके से होता है। ठीक है। वैसे मेनली तीन ही तरीके से होता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन बहुत किया हुआ है AWS के अंदर, तो चार तरीके से हम उसको यूज करते हैं, जो इंस्टेंस परचेजिंग ऑप्शन होता है। इंस्टेंस परचेजिंग ऑप्शन। इसमें पहला क्या होता है कि ऑन डिमांड इंस्टेंस। ऑन डिमांड, ये पूछेगा एग्जाम में। ठीक है। दूसरा होता है रिजर्व इंस्टेंस। तीसरा होता है स्पॉट इंस्टेंस। चौथा होता है डेडिकेटेड होस्ट। और पांचवा होता है डेडिकेटेड इंस्टेंस। अब एक एक करके देखते हैं इसमें क्या होता है। राइट। तो जो ऑन डिमांड इंस्टेंस होता है कि जैसे सपोज डेट कि आपको रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है कि हम AWS का एक इंस्टेंस लेंगे, लिनक्स सर्वर का। लिनक्स सर्वर का हमें रिक्वायर्ड है। राइट। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट हुआ, वैसे ही हम AWS के सर्विसेज में गए। AWS से मैंने इंस्टेंस, एक लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट किया, प्रोविजन किया। ठीक है। तो ऑन डिमांड मतलब क्या हो गया कि एज पर रिक्वायरमेंट हम जैसे इंस्टेंस परचेज कर लिया और यूज किया। इसका जो बिलिंग आएगा, मंथली आता है। मंथली आता है बिलिंग। राइट। ध्यान में रखना, जब AWS के ऑन डिमांड इंस्टेंस के अंदर, अगर मैं ऑन डिमांड की बात करूं तो ऑन डिमांड के अंदर अगर लिनक्स यूज करते हैं
तो लिनक्स सपोज डेट कि मैं 1 घंटा 15 मिनट यूज किया, राइट। तो इसका बिलिंग आएगा, मंथली तो आएगा ही बिलिंग, लेकिन जो चार्जेज लेगा AWS 1 घंटा 15 मिनट का लेगा। लेकिन यहीं पे विंडोज या लिनक्स या उबंटू यूज किया, तो अगर यहीं पे विंडोज अगर मैं मशीन यूज करूंगा ऑन डिमांड के अंदर, तो ये अगर मैं 1 घंटा 15 मिनट 50 मिनट यूज किया, ठीक है, तो इसका बिलिंग आएगा आवरली। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस आ गया। जब हम लिनक्स यूज करते हैं AWS के अंदर 1 घंटा 15 मिनट, तो बिलिंग आएगा 1 घंटा 15 मिनट का, मतलब जितना टाइम हम यूटिलाइज किए लिनक्स मशीन का। लेकिन अगर वहीं पे विंडोज मशीन हम यूज किए अगर 1 घंटा 15 मिनट, तो इसका बिलिंग है आवरली आएगा, मतलब 2 घंटे का बिलिंग लगेगा। तो ऑन डिमांड इंस्टेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी इंस्टेंस हम परचेज करना चाहते हैं, जितना सर्विस लेना चाहते हैं, वो हम ले सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इसका बिलिंग आएगा मंथली। ठीक है, मंथली बिलिंग आएगा, बस जो चार्जेस लेगा इंस्टेंस का जो चार्जेस लगेगा वो लिनक्स पे मिनट वाइज लगेगा, सेकेंड वाइज लगेगा, और विंडोज पे आवरली वाइज लगेगा। ठीक है, ऑन डिमांड मशीन में दूसरा और क्या ऑप्शन आता है कि अगर चाहो तो आपने लिया 1 vCPU और 1 GB का मेमोरी, राइट। आपने ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लिया, आप इसको स्केल आउट कर सकते हो, स्केल इन स्केल आउट भी कर सकते हो, इसको बढ़ा भी सकते हो, जैसे 8 vCPU कर सकते हो, या 16 GB का मेमोरी ले सकते हो। तो स्केल इन स्केल आउट स्केलिंग इसमें कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ये दोनों ऑन डिमांड के अंदर आता है। तीसरा चीज क्या होता है कि अगर आपने इंस्टेंस लिया ऑन डिमांड के अंदर, राइट, तो इंस्टेंस आपने लिया और इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया, तो आप जितना देर लाइव रहा, जितना देर इंस्टेंस आपका रनिंग में स्टेट में रहा, उसका चार्जेबल लगेगा। अगर आपने इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया, तो इंस्टेंस का चार्जेस तो नहीं लेगा, बट इस इंस्टेंस के अंदर स्टॉप कंडीशन के अंदर जो इंस्टेंस के अंदर जो वॉल्यूम अटैच होगा, जो डेटा स्टोरेज अटैच होगा, उसका चार्जेस लेगा। सपोज डैट कि आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया अमेजन लाइनक्स का, और इसके अंदर जो अवेलेबिलिटी लिया आपने 8 GB का स्टोरेज, और 2 vCPU लियो, प्रोसेसर, उसके बाद 8 GB का मेमोरी, आपने सपोज डेटा आपने लिया इसमें। अब क्या किया आपने, इस इंस्टेंस को, जो अमेजन लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट किया था, इसको स्टॉप कंडीशन में डाल दिया, स्टॉप स्टेट में डाल दिया। ठीक है, तो जब स्टॉप स्टेट में डालेंगे, तो आपको जो vCPU क्या करेगा, दूसरे को अलॉट कर देगा, मेमोरी दूसरे को अलॉट कर देगा, बट ये जो स्टोरेज है, स्टोरेज आपको कंसिस्टेंट रहेगा, मतलब परसिस्टेंट रहेगा, स्टोरेज आपको अवेलेबल मिलेगा, राइट। तो स्टोरेज का चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना कि जब ऑन डिमांड प्रोसेस में लेते हैं, ऑन डिमांड स्टेट में, इंस्टेंस स्टेट में हम मशीन परचेज करते हैं, तो सबसे पहला बात, अगर टर्मिनेट करेंगे तो जितना चार्जेस होगा, वो चार्जेस आपको जितना टाइम हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे मशीन को, इंस्टेंस को, उसका टाइम का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर मशीन इंस्टेंस टर्मिनेट कर दिया, तो फिर वो चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। बट स्टॉप स्टेट के केस में क्या होगा कि आपको जो हार्डवेयर यूटिलाइज होगा, हार्डवेयर जो स्टोरेज लगेगा, वो स्टोरेज का चार्जेस देना पड़ेगा, राइट। ठीक है, लिनक्स का आपको मिल जाएगा सेकंड, जितने सेकंड यूटिलाइज करोगे उसके सेकंड के हिसाब से बिल आएगा, और बिलिंग हमेशा मंथली आएगा।
ठीक है, ये हो गया ऑन डिमांड का। दूसरा इंस्टेंस जो परचेजिंग ऑप्शन है वो है रिजर्व इंस्टेंस का। रिजर्व इंस्टेंस में क्या होता है कि सपोज डेट कि आपको एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन आपको रन करना है, ये वेब एप्लीकेशन आपको रन करना है, और ये एप्लीकेशन आपको एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए रन करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, रिजर्व इंस्टेंस में के थ्रू, सर्विस है रिजर्व इंस्टेंस सर्विस ऑप्शन है, परचेजिंग ऑप्शन, इसके थ्रू हम इंस्टेंस ले लेते हैं, और इंस्टेंस 3 इयर्स का ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स का ले लिए, सपोज दैट कि मैंने 3 इयर्स के लिए एक रिजर्व इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, राइट। तो ये 3 इयर्स के लिए आपके पास डेडिकेटेड आ गया, राइट। अब इसमें क्या हुआ कि सपोज डेट कि आप इसको, अब इसमें फायदा क्या हुआ, क्योंकि ऑन डिमांड भी तो हम ले सकते हैं। तो रिजर्व इंस्टेंस में एक फायदा होता है कि आपको चार्जेस जो होगा डिस्काउंट अप टू 70% तक मिल जाता है, 75% तक आपको डिस्काउंट अमेजन दे देता है। अब ये कैसे, ये मार्केट स्ट्रेटजी है, क्यों देता है। तो सपोज डेट कि आपने आपने एक मान लीजिए कि कुछ किराए पे दिया, ठीक है। सपोज डेट कि अभी क्या होता है कि अभी केस में क्या होता है कि जब सपोज डेट कि आपके पास 5 रूम है, होटल है, होटल के अंदर 5 रूम है, 5 रूम्स है, राइट। अब ये एक रूम का पर डे किराया है 1,000 रुपया, राइट। अगर कोई बंदा आया, कोई यूजर आया, और ये एक रूम का एक दिन का किराया है 1,000 रुपया, ये बोलता है यूजर कि हमें ये रूम 1 महीने के लिए चाहिए, 30 डेज के लिए चाहिए। तो क्या करता है कि जो होटल वाले जो है क्या करता है, इसको डिस्काउंट दे देता है। 1,000 का है तो चलो 15,000 में दे दिया, 15,000 में दे दिया। तो ये क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, रिजर्व कर दिया 30 डेज के लिए। तो ये डिस्काउंट दे देता है, होटल वाले दे देते हैं डिस्काउंट, चलो 15,000 में। चूंकि क्या होता है कि यहाँ पे अगर 1,000 रुपये पर डे किराया है, राइट, अगर पता चला कि 10 दिन किराया लगा, 20 दिन किराए पे नहीं गया, रूम किराए पे नहीं गया, राइट, तो उस केस में क्या होता है, 10,000 रुपया ही आया। दूसरा चीज उसका हेडेक भी होता है कि चलो भैया आज नहीं आया तो कल उसका प्रॉब्लम, हेडेक ये से बात की हो जाती कि पता नहीं रूम लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, राइट। तो इस तरह से क्या, अगर कोई कोई आता है परचेज कर मतलब रूम किराए पे लेने के लिए, तो उसको 30 डेज के लिए रिजर्व चाहते हैं, तो उसको क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। तो सेम काइंड्स ऑफ यहाँ पे भी होता है AWS क्लाउड के अंदर। अगर आप रिजर्व इंस्टेंस लेना चाहते हैं अप टू 3 इयर्स का, 3 इयर्स के लिए होता है रिजर्व इंस्टेंस, तो आपको 75% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ये परचेजिंग ऑप्शन है AWS क्लाउड पे, इंस्टेंस परचेजिंग ऑप्शन है। तीसरा क्या होता है, स्पॉट इंस्टेंस। स्पोर्ट इंस्टेंस में क्या होता है, ये ऑक्शन लगता है। ऑक्शन इन द सेंस क्या होता है कि सपोज दैट कि बहुत सारा डेटा सेंटर है जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट। अमेजन के पास बहुत सारा सर्वर्स है जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट। तो उस केस में क्या करता है कि जो स्पोर्ट इंस्टेंस के थ्रू आप परचेज ले सकते हैं, इसमें सस्ता होता है, इस पे लगभग 90% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। अब इस यहाँ पे के फायदा क्या होता है, यूजर को क्या फायदा होता है कि जो अगर मान लो कि जो कुछ टेस्टिंग करना है या उसको सस्ते में सर्वर चाहिए, तो एक्सपोर्ट इंस्टेंस के थ्रू गया, और यहाँ पे 90% तक उसको डिस्काउंट मिल जाता है, यूजर्स को डिस्काउंट मिल जाता है, ये कस्टमर को डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाता है। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि आपको सस्ते में मिल जाता है, क्योंकि ऑक्शन लगता है। मान लो कि जो AWS के पास 1,000 सर्वर खाली है, 1,000 सर्वर, सपोज डेट की 1,000 सर्वर खाली है जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, राइट। तो ये AWS ने क्या किया कि जो ये यूटिलाइज नहीं हो रहा, मतलब हमेशा रात के, सपोज डेट रात के 12 बजे से 12 AM से 4 AM तक का ये सर्वर का यूटिलाइज नहीं हो रहा है, राइट। तो इस केस में क्या करता है कि AWS ने
एक्सपोर्ट इंस्टेंस के हेल्प से एक्सपोर्ट इंस्टेंस क्रिएट कर देता है कि हमारे पास ये सारे अवेलेबल है सर्वर। ठीक है, 1,000 सर्वर अवेलेबल है, इसका प्राइस है लगभग $0.01 पर आवर्स के, पर आवर्स के हिसाब से अवेलेबल है। तो AWS क्या किया, ये ऑक्शन लगा दिया कि मेरा 12 बजे से 4 बजे तक का जो मेरे पास अवेलेबल सर्वर है और इतना डॉलर पर आवर्स में, राइट। तो स्पॉट इंस्टेंस में क्या होता है, ऑक्शन लगाता है। अब यहाँ पे तो डिस्काउंट प्राइसेस मिल जाता है स्पॉट इंस्टेंस के थ्रू कस्टमर को। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब भी AWS का रिक्वायरमेंट होगा, जब भी AWS के रिक्वायरमेंट होगा, वो क्या करेगा, यहाँ से सर्वर बंद करके यूटिलाइज कर लेगा। मतलब क्या करेगा, स्पोर्ट इंस्टेंस हमेशा हम यूज करते हैं टेस्टिंग पर्पज से, एक छोटे स्मॉल ऑफ टाइम के लिए हम अगर इंस्टेंस आपको रिक्वायर्ड होगा, कुछ टेस्टिंग करना है, चाहे डेवलपमेंट टेस्टिंग होगा या UAT टेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए हम स्पोर्ट इंस्टेंस यूज कर लेते हैं। इसमें कस्टमर को क्या हो जाता है, फायदे में मिल जाता है कि सस्ता इंस्टेंस मिल जाता है। बट डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब भी AWS के लगेगा कि उसका डिमांड आ गया, ऑन डिमांड आ गया ज्यादा रिक्वायरमेंट का, तो फिर ये AWS यहाँ से आपसे ले लेगा। मान लो कि आपने यहाँ पे सपोज दैट AWS सेट कर दिया कि $1 पर आवर, पर आवर्स का हिसाब कर दिया, $1 पर आवर में दे दिया 2 घंटे के लिए इंस्टेंस, 2 आवर्स के लिए दे दिया, राइट। अब यहाँ पे लिमिट सेट कर दिया कि मैं आपको $1 पर आवर्स के लिए दे रहा हूँ और ये अवेलेबिलिटी 2 आवर्स का है। बट इन सेम सिनारियो में क्या, एक दूसरा यूजर आया और AWS पे गया, कहता कि जो नहीं, मुझे 4 इंस्टेंस चाहिए, ऑन डिमांड इंस्टेंस चाहिए 4, राइट। तो ये क्या करेगा, इसके पास तो अवेलेबिलिटी था नहीं, चूंकि एक्सपोर्ट इंस्टेंस पे दे दिया, तो ये क्या करेगा, AWS इसको बंद कर देगा और इसको अलॉट कर देगा। तो स्पॉट इंस्टेंस के केस में क्या होता है कि कभी भी जब उसको AWS को लगेगा कि जहां यहाँ से मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको बंद करके दे देगा, इसको यूजर को दे देगा, ऑन डिमांड वाले यूजर को दे देगा। अब ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज डेट कि आपने ऑन स्पोर्ट इंस्टेंस के हेल्प से, स्पोर्ट इंस्टेंस के हेल्प से आपने 2 vCPU लिया, ठीक है, और 8 GB का मेमोरी लिया, या और 10 TB का, 10 GB का स्टोरेज लिया, ठीक है। ये AWS के पास खाली था, AWS के खाली था, AWS के पास, इसने स्पोर्ट इंस्टेंस पे लिमिट सेट कर दिया कि 2 बजे से 4 बजे तक का, 4 AM तक का, मतलब ये खाली है, आप स्पोर्ट इंस्टेंस में डाल दिए। यहाँ पे एक टेस्टर बैठा हुआ है, वो कुछ टेस्टिंग करना था, उसने AWS पे गया और उसने स्पोर्ट इंस्टेंस के थ्रू ये इंस्टेंस ले लिया, ठीक है। इतना ही खाली था, इतना सपोज डेट। अब एक यूजर आया कि उसको इसका भी डिमांड आ गया 2 vCPU का और 8 GB मेमोरी का, 10 GB स्टोरेज का, इसका डिमांड आ गया। ये AWS पे कनेक्ट किया ऑन डिमांड के थ्रू कि मुझे ये मशीन क्रिएट करना है, और मशीन रिक्वायर्ड होगा, जैसे मैंने AWS के अंदर मैंने मशीन क्रिएट किया था, इंस्टेंस क्रिएट किया था, वो इंस्टेंस क्रिएट किया। अब चूंकि AWS के पास अवेलेबिलिटी में तो है नहीं, चूंकि एक्सपोर्ट इंस्टेंस को दे दिया है, तो ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट इंस्टेंस को बंद कर देगा यहाँ से, और ये सर्वर यहाँ पे इसको अलॉट कर देगा। तो स्पोर्ट इंस्टेंस में क्या होता है कि जो अगर फ्री अवेलेबल है तो यूजर यूज करेगा, बट यहाँ पे कॉस्ट का सेविंग हो गया 90% का। अब सपोज डैट कि एक डेवलपर बैठा हुआ है जो एक प्रोग्राम डेवलप किया, उसको टेस्टिंग करना है, उसको 10 मिनट के लिए चाहिए या 1 घंटा के लिए चाहिए सर्वर, तो उसने क्या किया, स्पोर्ट इंस्टेंस के थ्रू गया, चूंकि उसको 90% का कॉस्ट बेनिफिट हो गया और उसने यूटिलाइज कर लिया, राइट। अब यहाँ पे इस यूजर को ये भी दिक्कत हो सकता है, जब बीच में अगर टेस्टिंग कर रहा है, अगर AWS का रिक्वायरमेंट हो गया, तो ये सर्वर आपको बंद कर देगा और इसको ऑन डिमांड वाले को अलॉट कर देगा, ठीक है। अब आ जाते तीसरा, क्या होता है इंस्टेंस टाइप में, डेडिकेटेड होस्ट।
एक डेडिकेटेड होस्ट होता है, दूसरा होता है डेडिकेटेड इंस्टेंस। डेडिकेटेड होस्ट में क्या होता है कि सपोज डैट कि आपने कुछ एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का लाइसेंस लिया है, और ये लाइसेंस जो है एप्लीकेशन का लाइसेंस, ये डेडिकेटेड हार्डवेयर के साथ रन करेगा, राइट। अगर ये एप्लीकेशन में हार्डवेयर पर इंस्टॉल करेंगे तो ये लाइसेंस चलेगा, राइट। अगर फिर दूसरा हार्डवेयर के साथ में अगर इस लाइसेंस को यूज करना चाहते हैं तो ये नहीं कर पाएगा, राइट। इस तरह का होता है, हार्डवेयर स्पेसिफिक लाइसेंस भी होता है किसी किसी एप्लीकेशन का, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि सपोज दैट कि आपको एक डेडिकेटेड होस्ट चाहिए, मतलब एक फिजिकल मशीन चाहिए जिसके अंदर वर्चुअलाइजेशन किया हुआ हो, ठीक है, हाइपर वर्चुअलाइजेशन किया हुआ हो, और ये होस्ट आप ही के लिए चाहिए, ठीक है। तो AWS क्या करता है कि डेडिकेटेड होस्ट करके एक परचेजिंग ऑप्शन है, इंस्टेंस परचेजिंग ऑप्शन, वो आपको एक होस्ट प्रोवाइड कर देगा, ये होस्ट प्रोवाइड कर देगा आपको AWS। अब इसके अंदर चाहे जितना भी VM क्रिएट करो, चाहे कुछ भी करो, वो आपकी मतलब आप कर सकते हो, ये आपका होस्ट कोई और यूज नहीं करेगा, मतलब एक फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके आपको दे देगा। दैट इज कॉल्ड डेडिकेटेड होस्ट, राइट। तो ये क्या करेगा, अपने डेटा सेंटर के अंदर जाएगा और एक फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके आपको प्रोवाइड कर देगा, उस पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके आपको कंसोल दे देगा कि ये आपका डेडिकेटेड होस्ट है, चाहे आप इस पे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, राइट। तो ये डेडिकेटेड होस्ट में आ गया। अब इसमें इसका जो चार्जेबल होता है, ये चार्जेबल हाई होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सपोज डैट कि आपने एक डेडिकेटेड होस्ट लिया AWS क्लाउड से, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 16 vCPU, ठीक है, और मेमोरी है 64 GB का, और हार्ड ड्राइव है 1 TB का, राइट। ये कॉन्फ़िगरेशन का आपने एक होस्ट ले लिया, डेडिकेटेड होस्ट ले लिया AWS से। अब ये क्या करेगा, आपको ये होस्ट वैसे बेयर मेटल नहीं देगा, दो चीज होता है, एक बेयर मेटल, एक वर्चुअलाइजेशन। तो दो चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, बेयर मेटल में क्या होता है, बेयर मेटल में क्या होता है कि आपको फिजिकल डिवाइस मिल गया, आप एक सर्वर लिया, हार्डवेयर का सर्वर लिया, इस पे कोई भी वर्चुअलाइजेशन किया हुआ नहीं है, राइट। आपको फिजिकल सर्वर मिल गया जिसका स्टोरेज हो गया 1 TB का, रैम हो गया 64 GB का, और प्रोसेसर हो गया 8 कोर का, राइट। तो ये फिजिकल सर्वर हो गया एज इट इज, इसको बोलते हैं बेयर मेटल। एक होता है वर्चुअलाइजेशन सर्वर। वर्चुअलाइजेशन सर्वर में क्या होता है कि आपको एक होस्ट मिल गया, और इस होस्ट पे क्या हुआ, इस होस्ट के अंदर 1 TB का मेमोरी हो गया, ठीक है, 64 GB का। तो यहाँ पे हाइपरवाइजर आपको इंस्टॉल करके दे देगा, और यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये क्या हो गया, वर्चुअलाइजेशन सर्वर हो गया। यहाँ पर हाइपर भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर AWS के क्लाउड में निट्रो हाइपरवाइजर देता है। पूछेगा AWS कौन सा हाइपरवाइजर यूज करता है, तो निट्रो हाइपरवाइजर यूज करता है, ठीक है। इसके ऊपर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो जब AWS डेडिकेटेड होस्ट के अंदर आपको क्या करेगा, इस तरह की मशीन आपको मिल जाएगी, राइट, जिसमें प्रोसेसर रहेगा, 64 GB का मेमोरी है, और 1 TB का हार्ड ड्राइव। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जितना आपका रिक्वायरमेंट होगा, जितना कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्फ़िगरेशन डेडिकेटेड होस्ट के थ्रू ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर को क्या फायदा हो गया कि सपोज डेट कि मेरा 8 कोर प्रोसेसर है, और उसके ऊपर एक मशीन चलाना है,
और इस मशीन का इसके ऊपर एक एप्लीकेशन चलाना है, और इस एप्लीकेशन का जो लाइसेंस है, एक बार इसके साथ कॉन्फ़िगर हो गया तो ये लाइसेंस दूसरे मशीन के साथ कॉन्फ़िगर नहीं होगा। तो हार्डवेयर स्पेसिफिक लाइसेंस भी किसी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। उस केस में हम क्या करते हैं, कस्टमर क्या करता है, AWS क्लाउड के साथ जाएगा और परचेजिंग ऑप्शन में जाएगा और डेडिकेटेड होस्ट परचेज करेगा। ठीक है। तो ये अब ये आपको दे दिया, आप ये कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, 8 कोर प्रोसेसर, 64 GB का रैम और 1 TB का हार्ड ड्राइव। अगर आप चाहते हो, अगर कस्टमर चाहता है कि जी मेरा तो ये मिल गया, इस पे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर दे दिया हमें, आगे वर्चुअलाइज करके ये सिस्टम मिल गया डेडिकेटेड होस्ट को, हम चाहते हैं कि इस पे दो वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो दो वर्चुअल मशीन बना दो, इसमें 32 GB का मेमोरी दे दो, इसमें 32 GB का मेमोरी दे दिया। राइट। अगर चाहते हो एक ही वर्चुअल मशीन बनाना तो एक ही वर्चुअल मशीन बना दिया। तो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, आपको डेडिकेटेड होस्ट मिल गया, परचेजिंग ऑप्शन के थ्रू आप उस पर काम कर सकते हो। पांचवा है क्या, डेडिकेटेड इंस्टेंस। डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या होता है कि सपोज डेट कि आपने एक सर्वर यहाँ पे AWS के डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर है। ठीक है। ये सर्वर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 TB का स्पेस स्टोरेज, और 128 GB का 128 GB का मेमोरी, और 64 vCPU, और इस पे OS का वर्चुअलाइजेशन किया हुआ है। राइट। तो डेडिकेटेड इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि आपको जो VM मिलेगा, इसके ऊपर जो VM दे देगा, ये डेडिकेटेड आपके लिए होगा। राइट। तो यहाँ पे होस्ट तो एक ही रहेगा, डेडिकेटेड होस्ट रहेगा। बस इस पे आपको जो इंस्टेंस, सपोज दैट कि आपको 4 इंस्टेंस चाहिए, डेडिकेटेड इंस्टेंस चाहिए, 2 इंस्टेंस ले लेते हैं, 2 इंस्टेंस डेडिकेटेड चाहिए आपको। राइट। इसी तरह से कोई दूसरा कंपनी है, उसको 2 इंस्टेंस डेडिकेटेड चाहिए। राइट। तो ये डेडिकेटेड इंस्टेंस मतलब क्या हो गया कि ये इंस्टेंस आपको परमानेंटली अलॉट कर दिया गया फॉर द टाइम बीइंग। राइट। सपोज डेट कि आपने इंस्टेंस लिया, डेडिकेटेड इंस्टेंस लिया 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स का एक डेडिकेटेड इंस्टेंस बना दिया और ये आपको दे दिया, ये आपको दे दिया। एक कंपनी के लिए, दूसरी कंपनी के लिए 3 इयर्स का डेडिकेटेड इंस्टेंस बना के आप दूसरी कंपनी को अलॉट कर दिया। बट इसका जो फिजिकल डेटा सेंटर है उसका सेम है, फिजिकल मशीन सेम है, बट वर्चुअल मशीन जो है डेडिकेटेड दे दिया। अब ये मशीन आपको डेडिकेटेड मिल गया तो ये आप दूसरे को AWS अलॉट नहीं कर सकता है, ये दूसरे को अलॉट नहीं कर सकता है, चूंकि आपको डेडिकेटेड 3 इयर्स के लिए आपको रिजर्व करके दे दिया। ठीक है। या अप टू 2, मतलब 2 इयर्स के लिए आपको रिजर्व करके दे दिया। तो इस केस में क्या होता है, डेडिकेटेड इंस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये डेडिकेटेड इंस्टेंस पर्टिकुलर आपके लिए होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज डेट कि एक ही मैंने यहाँ पे नेटवर्क भी लगा हुआ है। राइट। नेटवर्क लगा हुआ है इंस्टेंस पे। अब एक ही इंस्टेंस पे चार, एक ही फिजिकल मशीन पे 4 इंस्टेंस क्रिएट किया, और चारों का क्या है, चार में दो एक कंपनी के लिए दे दिया, C1 के लिए कंपनी 1, और ये 2 इंस्टेंस दे दिए कंपनी 2 के लिए। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इस तरह का। ठीक है। एक कंपनी के लिए यहाँ दे दिया, दूसरा यहाँ के लिए दे दिया। बट ये दोनों एक्सेस कर सकता है एक दूसरे के, चूंकि इंस्टेंस तो सेम है, हार्डवेयर तो सेम है, सॉरी, हार्डवेयर तो सेम है, तो इंस्टेंस कर सकता है, एक्सेस कर सकता है एक दूसरे के साथ, नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी हम कोई कंपनी के लिए अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड होता है मतलब इंस्टेंस भले ही सेम रहे। राइट। डेडिकेटेड इंस्टेंस के केस में हार्डवेयर भले ही सेम रहे, बट एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे जो हम नेटवर्क लेवल भी वर्चुअलाइजेशन करते हैं, जैसे OS लेवल वर्चुअलाइजेशन करते हैं, वैसे ही नेटवर्क लेवल भी वर्चुअलाइजेशन करते हैं, वैसे स्टोरेज लेवल भी वर्चुअलाइजेशन करते हैं। राइट। तो डेडिकेटेड होस्ट में, इंस्टेंस में क्या होता है, आपको डेडिकेटली वर्चुअल मशीन बना के दे देगा, बट उसका फिजिकल मशीन सेम ही रहेगा।
और फिजिकल मशीन सेम रहेगा। फिजिकल मशीन अलॉट कर देगा आपके लिए, लेकिन वो पार्टिकुलर आपके लिए अलॉट नहीं करेगा, वो मे भी दूसरे कंपनी के लिए भी अलॉट कर सकता है सेम मशीन को। बट उसके ऊपर जो बीएम बनेगा वो आपको डेडिकेटली आपको दे देगा, वो बीएम को असाइन नहीं कर सकता किसी कस्टमर के साथ, या ऑन डिमांड के साथ, या स्पॉट इंस्टेंस के साथ वो असाइन नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये डेडिकेटेड इंस्टेंस हो गया। अब क्या हो गया, सपोज डैट कि मैं यहाँ पे अगर मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, मेरा एक अकाउंट है एडब्ल्यूएस के अंदर, एडब्ल्यूएस के अंदर अकाउंट है, यूजर हुआ एडब्ल्यूएस के अकाउंट। मैं क्या किया हूँ, यूजर क्या किया है कि डेडिकेटेड इंस्टेंस भी लिया, और क्या किया, ऑन डिमांड सर्विस भी लिया, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड इंस्टेंस भी लिया। ये दो सर्विस लिए, एक डेडिकेटेड सर्विस लिए, एक ऑन डिमांड सर्विस लिए। अब क्या करेगा इस केस में, चूंकि कंपनी सी वन, सपोज है सी वन ने एक वर्चुअल मशीन लिया जो डेडिकेटेड है, दूसरा वर्चुअल मशीन लिया जो ऑन डिमांड है, तो इस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि आपको उस अकाउंट के थ्रू सेम फिजिकल मशीन पे एक डेडिकेटेड होस्ट भी मिल गया हो, और दूसरा ऑन डिमांड इंस्टेंस मिल गया हो आपके अकाउंट के लिए। बट कोई दूसरा अकाउंट आएगा, उसको केवल डेडिकेटेड होस्ट ही यहाँ पे मिलेगा, राइट, उसको दूसरा ऑन डिमांड नहीं मिलेगा, ऑन डिमांड यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑन डिमांड यहाँ पे डेडिकेटली पहले से डेडिकेटेड कर दिया सी वन कंपनी के लिए, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि आपके सेम अकाउंट से ऑन डिमांड भी ले रहे हैं इंस्टेंस परचेजिंग ऑप्शन के थ्रू, और डेडिकेटेड भी ले, तो ये में भी आपको सेम फिजिकल सर्वर पे मिल जाएगा, बैकग्राउंड में डेटा सेंटर के बैकग्राउंड, अमेजन क्लाउड के जो डेटा सेंटर है वहां पे मिल जाएगा। अदरवाइज दूसरा कंपनी अगर मान लो यहाँ पे डी कंपनी चाह रहा है, डी कंपनी एक आया और उसने क्या ऑन डिमांड मांगा, ऑन डिमांड, डिमांड इंस्टेंस, इंस्टेंस के थ्रू उसने इंस्टेंस क्रिएट करना चाह रहा है, तो उसको इस वाले होस्ट पे नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सारे परचेजिंग ऑप्शंस होते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर, एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर।